हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 4 के जो 4.14 है ना, उसके एग्जाम्पल को बताने वाला हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं 4.14 के कुछ टॉपिकों को मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे के टॉपिक को देखते हैं। जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, उसको देख लेते हैं। तो देखो, उदाहरण में यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित व्यवहारों से रायपुर के राजेश की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो पंजी प्रविष्टि करना है, तो किस प्रकार से करना है ये हम आगे देखेंगे सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। देखो, ये है 1 अप्रैल है ना 2018। तो 2018 सन का है, 1 अप्रैल की बात है। तो 1 अप्रैल की जो घटना है, राजेश ने नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा है कितना पूंजी लगा रहा है, 1 लाख रुपया पूंजी लगा रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपया पूंजी लगा रहा है। इसके बाद देखो 2 अप्रैल पे आते हैं। 2 अप्रैल पे, तो 2 अप्रैल को देखो, तो 2 अप्रैल में बैंक में नगद जमा किया। कितना जमा कर रहा है भाई, 70,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद नगद माल खरीदा। जो माल खरीद रहा है ना, उसमें जीएसटी कितना लग रहा है, 6%। 6% जीएसटी सीजीएसटी का है और 6% जीएसटी एसजीएसटी का है ना। तो दोनों को मिलाकर कितना होगा, 12% जीएसटी, 12%। लेकिन हम दोनों को अलग अलग दे देते हैं, तो 6% जीएसटी लगेगा। ठीक है, और 5,000 का ये क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। ठीक है, माल खरीदा। आगे देखो, 10 अप्रैल पे आते हैं। तो 10 अप्रैल पे कार्यालय उपयोग हेतु बैंक से निकाला। कितना निकाल रहा है भाई, बैंक से 1,000 रुपया निकाल रहा है। देखो, बैंक से निकालने में कोई जीएसटी नहीं लगेगा ना, बैंक में जमा करने में भी कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप माल खरीदते हो या माल बेचते हो, तभी आपको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, याद रखना। ठीक है, खरीदने या बेचने पर ही जीएसटी लगता है। इसके बाद देखो 15 अप्रैल पे आते हैं। कृष्णा को माल बेचा। तो यहाँ पे देखो माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे जीएसटी कितना लग रहा है, 6%। तो 6% दोनों में जीएसटी लगेगा। तो 1,500 रुपये का बेच रहा है ना। इसके बाद 20 अप्रैल पे आते हैं। श्याम से माल खरीदा। तो माल खरीदा है, यहाँ भी 6% जीएसटी लग रहा है। मतलब दोनों का हिस्सा क्या होगा, 6% है ना। तो 6% मतलब 3,000 का 6% कितना होगा, 300। तो 300 इसमें भी जीएसटी लगेगा और यही 300 एसजीएसटी में भी लगेगा। मतलब टोटल मिला के 12% लगेगा, जो 600 रुपया होगा, है ना। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 300 रुपया रहेगा। चलो आगे देखो, अभी तो मैं सिर्फ आपको प्रश्न बता रहा हूँ, अभी हम इसका हल नहीं कर रहे हैं ना, आगे हल करेंगे। प्रश्न को पढ़ते जा रहे हैं। फिर देखो 24 अप्रैल, कृष्णा से नगद प्राप्त हुआ 1,680 रुपया। रमेश को माल बेचा, आधी राशि चेक से प्राप्त हुई और उसे 2% नगद बट्टा दिया। तो नगद बट्टा दे रहा है, उसके बाद इसमें जो टैक्स लगेगा, मतलब जो जीएसटी लग रहा है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, 6%। और कितने का है, सामान जो है वो 10,000 का है। श्याम को नगद भुगतान 3,200 रुपये नगद भुगतान कर और उसे बट्टा दिया गया। बट्टा मतलब छूट देना, है ना। इसके बाद देखो 27 अप्रैल को नगद माल, जिसमें 6% क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी, 8,000 रुपये का नगद माल बेचा कह रहा है। और फिर एक 30 अप्रैल है और एक 28 अप्रैल है। पहले 28 अप्रैल देख लेते हैं ना। तो किराया चुका रहा है 6%, इसमें भी क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। और 500 रुपये ही किराया दे रहे हैं ना, तो 500 में जो टैक्स लगेगा उसी को हमें बताना है। फिर अंतिम क्या है, 30 अप्रैल राम को वेतन चुकाया। तो ये 3,000 रुपया है ना, 3,000 रुपये चुकाया। अब आगे देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, पंजी संधारण बनाने वाले हैं ना। तो पंजी प्रविष्टियाँ यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो जो अभी हमने पढ़ के बताया ना, उन्हीं को क्या करना है, इस पंजी के माध्यम से, मतलब पंजी बनाएंगे। जो एक चार्ट रहेगा, इस चार्ट में क्या करेंगे, उसको दर्ज करते जाएंगे। तो किस प्रकार से कैसे दर्ज करना है, देखो। सबसे पहले आपको डेट वाले में डेट को तय करना है। ठीक है, जितने भी डेट वाला लाइन है उसमें आपको क्या करना है, डेट को पहले रख लेना है। ठीक है, देख सकते हो डेट वाले लाइन में डेट को रखना है। तो पहले क्या होगा, 1 अप्रैल आएगा, है ना। 1 अप्रैल वाला डेट में लिखो। ये पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स मतलब विवरण होता है। ठीक है, ये एलएफ खाता को बताता है, खाता पृष्ठ संख्या को। ये डेबिट अकाउंट है और ये आपका क्रेडिट अकाउंट है ना। तो डेबिट अमाउंट कहो, अकाउंट नहीं कहेंगे। ठीक है, डेबिट यहाँ पे अमाउंट लिखा है, मतलब पैसे संबंधित है। ठीक है, तो ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। जितने भी पैसे संबंधित रहेगा, डेबिट को डेबिट के साइड लिखना है। ठीक है, डेबिट अमाउंट को डेबिट के साइड, और क्रेडिट होता है तो क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट की ओर रखना है। तो चलो 1 अप्रैल की देखते हैं।
ठीक है, इसमें अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताते चलूँगा। आप चाहो तो आप इसको पूरा का पूरा हिंदी में भी लिख बना सकते हो, और चाहो तो आप इसको अंग्रेजी में भी रख सकते हो। दोनों भाषाएं आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको हिंदी तो आता है, लेकिन अंग्रेजी में आप लोगों ने बहुत कम पढ़ाई किए होंगे ना, इसलिए अंग्रेजी थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन बार बार अगर आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करते रहोगे तो अंग्रेजी भी सीख जाओगे। तो यहाँ पे मैं दोनों भाषाओं का उपयोग कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है और मैं आपको हिंदी में भी बताते चलूँगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले राजेश ने नगद, देखो यहाँ पे अंग्रेजी में क्या लिखा है, बेइंग द अमाउंट ब्रॉट बाई राजेश इन द बिजनेस एस कैपिटल कह रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। राजेश ने नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप पूरा का पूरा आप हिंदी में लिख सकते हो, राजेश ने नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, इसके जगह में। इसके बाद ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, ये जो टॉपिक जो मैंने यहाँ पे, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके बुक में लिखा हुआ है, वही टॉपिक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। तो आप उसको लेके आ सकते हो, ठीक है। मेन जो हमारा टॉपिक है ये है, और हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। ये तो हम हर बार नीचे में लिखेंगे, जो पॉइंट दिया रहेगा उसको, तो ये तो आपको पता है ना, हर बार हम पॉइंट को लिखते हैं। लेकिन मेन जो पॉइंट है जो लिखा नहीं है, जो आपके पुस्तक में है, जो एग्जाम्पल उसमें नहीं लिखा है, ये टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पूंजी लगाना, ठीक है, पूंजी लगाने संबंधित है। तो मतलब पूंजी लगाने की बात करें तो भैया कैश तो लगाएगा ना, पूंजी मतलब पैसे संबंधित है, पैसे लगाए, इसलिए यहाँ पे इसे कैश कहा गया है। और कैश मतलब नगद, रोकड़ के रूप में। जो आपके हाथ में 500 1000 रुपये का नोट है उसी को हम क्या कहेंगे, रोकड़ कहेंगे, ठीक है। तो अगर 1 लाख रुपया लगा के अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोकड़ कहेंगे, है ना, रोकड़। तो रोकड़ खाता, तो हिंदी में हम इसे रोकड़ खाता कहते हैं, अंग्रेजी में हम कैश अकाउंट कहते हैं, ठीक है। एसी मतलब अकाउंट हो गया। तो कैश अकाउंट आप अंग्रेजी में लिख सकते हो, हिंदी में आप रोकड़ खाता इसको लिख सकते हो, ठीक है। कितना लगाया था, 1 लाख रुपया, ठीक है। अब इसे हम क्रेडिट के पक्ष में भी लिखेंगे। तो क्रेडिट के पक्ष में पूंजी वाला हिस्सा होता है, पूंजी वाला, है ना, जो हमारा संपत्ति है, ठीक है। अब संपत्ति तो अलग होगा, संपत्ति का अलग होता है। संपत्ति को हम हमेशा डेबिट के साइड में लिखते हैं, और पूंजी और दायित्व को हम किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट के साइड में। तो पूंजी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसे हम अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं। देखो ये रहा कैपिटल, है ना, मतलब हम जो पूंजी लगा रहे हैं पूंजी खाता से, कितना है, 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपया पूंजी खाता में भी हम क्या करेंगे, लेंगे। तो पूंजी खाता कहाँ पे होता है, क्रेडिट के साइड में। तो ये जो क्रेडिट के साइड है ये पूंजी खाता है। क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक देखो, और यहाँ पे अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा ना, ना हमने सामान खरीदा है ना हमने सामान बेचा है, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो पैसे का ही जिक्र कर रहे हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हमने इतना रुपया लगाया, बस इतना ही हुआ है। अभी हमने कोई सामान नहीं खरीदा इस पैसे से, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो, बेइंग द अमाउंट पेड इनटू बैंक। इसका कहने का मतलब क्या है, अंग्रेजी में लिखा हुआ, हिंदी में होगा, बैंक में नगद जमा किया, ठीक है। बैंक में क्या कर रहे हैं, नगद जमा कर रहे हैं। तो भाई नगद जमा कर रहे हैं, कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। तो पहला जो बनेगा, ठीक है, ये पहला जो बनेगा जहाँ पे काम हो रहा है ना, जहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, बैंक में, इसीलिए बैंक अकाउंट लिखा है। या आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, बैंक खाता लिख सकते हो, है ना। बैंक खाता लिखना चाहो तो बैंक खाता लिख लो, या फिर बैंक अकाउंट लिखना चाहो तो बैंक अकाउंट, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे आप लिख सकते हो। कितना, 70,000 रुपये जमा किया ना, तो 70,000 रुपये जमा हुआ। तो पूंजी के साइड में भी क्या होगा, 70,000 रुपया क्रेडिट होगा, है ना। पूंजी के साइड मतलब क्रेडिट के साइड कहो, पूंजी मत कहो, कैश अकाउंट। तो जब आप बैंक जाओगे 70,000 जमा करने जाओगे तो पैसे को धर के जाओगे ना, रोकड़ के रूप में। भाई 500 1000 रुपये के नोट को ही लेकर जाओगे ना। अभी तो 1000 रुपये का नोट तो बंद ही हो गया है, 500 है, मतलब 1000 रुपये का नोट ही नहीं है समझो, 500 बस का है, 2000 तो पूरा बंद ही हो गया है। तो जो 500 का नोट है उसी को तो लेके जाओगे ना, हो सकता है उससे छोटा भी नोट लेकर जा सकते हो। तो कैश मतलब रोकड़, तो ये क्या है, रोकड़ अकाउंट से, है ना, रोकड़ अकाउंट से आप कितना लेके जा रहे हो, 70,000। तो 70,000 रुपया, इसीलिए रोकड़ अकाउंट यहाँ पे लिखा है, ये 70,000 क्रेडिट के साइड में जाएगा। क्लियर हुआ ये भी टॉपिक, 2 अप्रैल वाली घटना। अब आते हैं 5 अप्रैल की घटना पे आते हैं, ठीक है। 5 अप्रैल की घटना पे देखो, 5 अप्रैल की घटना में यहाँ पे क्या लिखा है, बेइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश पैड जीएसटी, मतलब CGST है और एक SGST जिसमें 6% लगेगा कह रहा है। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना, है ना। तो खरीदने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया,
नगद माल खरीदा। तो ये जो पूरा लिखा है ना, ये इसका कहने का मतलब क्या है कि नगद माल खरीदा। ठीक है, नगद माल खरीदा, ये इनका कहने का मतलब यही है। कितने का खरीदा है? तो देखो परचेस यहाँ पे आपको लेना है, परचेस मतलब माल खरीदा। हिंदी में आप इसे माल खरीदा लिख सकते हो, तो माल खाता लिख सकते हो। अगर आप परचेस अकाउंट को अगर लिखना चाहो तो हिंदी में माल खाता लिख सकते हो, या फिर अंग्रेजी में ही लिखते हो तो परचेस अकाउंट लिखोगे। ठीक है, कितने का? 5,000 रुपये का माल खरीदा। अब माल खरीदेगा तो 6% तो टैक्स लगेगा, है ना। खरीदने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये खरीदना इनपुट अकाउंट में होगा, और अगर आप उसे बेचते हो तो आउटपुट अकाउंट जाएगा, है ना। तो ये इनपुट अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो CGST देखो, इनपुट अकाउंट बन रहा है CGST। तो इनका 5,000 का 6% कितना होगा? 5,000 का 6% होगा 300 रुपये। आप लोगों को पता है ना निकालते कैसे? देखो 5,000 इस तरीके से आपको लिखना है, गुणित कर देना है 6% मतलब 6/100। ये रहा, 2 शून्य यहाँ से कट गया, नीचे से 2 शून्य ऊपर से कट गया, बचा कितना? 50 और 6 बचा है। दोनों को गुणा कर दो तो 50 छक्के कितना होता है? 300 होता है ना। तो 300 आ गया। तो ये जो 300 आया है, 6% निकाला है ना, वो इसी प्रकार से निकला। समझ में आ गया प्रतिशत कैसे निकालते हैं? अगर यहाँ पे 8 कहता तो 8/100 कर देते हैं, है ना, और गुणा कर देते हैं जितने रुपया है उससे, तो निकल जाता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का अमाउंट निकल जाता है। इसी तरीके से 6% जब इसका हिस्सा हो रहा है तो 6 भी इसका हिस्सा होगा, मतलब 300 इसका है तो 300 इनपुट अकाउंट में क्या करना है? इनपुट SGST में भी लेना है। ठीक है, इनपुट SGST, बस इतना ही आपको करना है, आगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 5 तारीख का भी हो गया। अब क्या करना है? ये तो पूरा का पूरा डेबिट के साइड में है ना, डेबिट के साइड में, तो क्रेडिट में भी होगा, तो ये पूरा जुड़ के आएगा। तो कितना हो गया? 5,000 प्लस 300 प्लस 300 कितना हो गया? 5,600 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा 5,600। क्लियर हुआ ये? अगला देखो 10 तारीख पे आते हैं। 10 तारीख पे अंग्रेजी में लिखा है बेइंग द कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। बैंक से ये पैसा निकाल रहे हैं ना, तो कार्यालय उपयोग होती, बैंक से निकाला पैसा, इनका कहने का मतलब है। ठीक है, तो पैसा निकाल रहा है तो पैसा किस आधार पे निकलेगा? भाई कैश के रूप में निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे कैश अकाउंट दिया हुआ है ना, रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता आप कहोगे, रोकड़ खाता, है ना। तो 1,000 रुपया ये निकाल रहा है, और कहाँ से निकाल रहा है? बैंक से निकाल रहा है। तो बैंक इस तरीके से निकालेगा, और क्रेडिट कहाँ से हो रहा है? 1,000 रुपये क्रेडिट, और ये रहा कैश निकल रहा है 1,000 के रूप में। तो इस तरीके से आपको बताना है। क्लियर है ये टॉपिक? बार बार जब आप ऐसे प्रश्नों को बनाते जाओगे, जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, अगर आप सुनते जाओगे तो ये समझ में आते जाएगा। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना, जितना मैंने टॉपिक बताया है वो बहुत सरल है, और सबको एकदम बारीकी से बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अगला आते हैं 15 अप्रैल पे आते हैं। तो 15 अप्रैल को देखो, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है ना। तो हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो हम इसके जगह में हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। जबकि ये जो नाम है ये आपके पुस्तक में दिया हुआ नाम है, तो उसी को उठा के यहाँ पे लिख दिया गया है नीचे में। हर बार ऐसे ही करना है, नीचे में आपको लिख देना है। ठीक है, मेन जो काम हो रहा है ये यहाँ पे हो रहा है, तो इसी में ज़्यादा आपको क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बेइंग द गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट चार्ज बाई GST, और मतलब CGST और एंड SGST, है ना। कितना है? 6% लगेगा कह रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? कृष्णा को माल बेचा कह रहा है, कृष्णा को माल बेचा जिसमें CGST और SGST 6% चार्ज लगेगा कह रहा है। तो इस बार क्या कह रहा है? माल बेचने की बात कर रहे हैं। तो किसको बेच रहा है? कृष्णा को। तो देखो कृष्णा अकाउंट इसीलिए लिखा है, कृष्णा का खाता, है ना। कृष्णा AC मतलब कृष्णा का खाता, और कृष्णा को माल बेच रहा है। तो कितने का माल बेच रहा है? माल जो है वो बेच रहा है सिर्फ 1,500 रुपये का। कितने का बेच रहा है? 1,500। लेकिन कृष्णा जब खरीदेगा तो उनको GST लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। इसीलिए कृष्णा को जब GST लगा है तो 1,500 में 6 GST कितना होगा? 90 रुपया होगा ना। तो 90 को यहाँ पे क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। प्लस करके दोनों को प्लस करेंगे तो 180 रुपये प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा? 1,680 रुपया। तो वो टोटल अमाउंट कितना होगा? 1,680 रुपया। तो आप जब सामान खरीद रहे हैं तो उसके लिए कितना अमाउंट दे रहे हैं? 1,680। इसीलिए कृष्णा के खाता से कितना रुपया? 1,680 रुपया, है ना। कृष्णा को बेचा तो कृष्णा ने 1,680 रुपया में खरीदा। ठीक है, तो ये 1,680 रुपया। ठीक है, तो AC अकाउंट कितना होगा? 1,680 कृष्णा का, है ना। सेल कितना में सेल किया था? कृष्णा को 1,500 रुपया में। ठीक है, अब बेच रहा है तो इनपुट बनेगा कि आउटपुट? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेचने का मतलब होता है आउटपुट। तो आउटपुट GST, है ना। आउटपुट GST खाता 90 रुपया, और इनपुट मतलब आउटपुट SGST खाता भी 90 रुपया। ठीक, क्लियर हुआ?
इसके बाद देखो 20 तारीख पे आते हैं। 20 तारीख को खरीद रहा है ना, खरीदने की बात करें, परचेस यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा है, मतलब मैं समझ गया कि 20 तारीख को इन्होंने खरीदा है। अब यहाँ पे बेइंग द गुड्स, ये देखो ये पूरा लिखा है, चलो मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ। ये तो आप पुस्तक से हर बार लेके आओगे, तो इसको नीचे वाले जो टॉपिक है इसको मुझे हर बार पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हर बार ये टॉपिक लिखा रहेगा, है ना, एग्जाम्पल में रहेगा, उसको आपको बस नीचे में लिख देना है, ठीक है। मेन जो हो रहा है ये काम हो रहा है, तो नीचे वाला अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है ना, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वही टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मेन काम क्या हो रहा है, यहाँ पे खरीदने का काम हो रहा है ना। तो 20 तारीख को श्याम से माल खरीदा, ठीक है, 20 तारीख को श्याम से माल खरीदा, तो परचेस होगा, मतलब खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीदारी मतलब माल खाता आप कह सकते हो। और ये कितना है, 3000 का खरीद रहे हैं, तो 3000 खरीदने मतलब जीएसटी जो लगेगा वो इनपुट जीएसटी रहेगा, खरीदना इनपुट होगा। तो 3000 का 6% कितना होता है, 180, इसलिए CGST 180, और इसी तरीके से इनपुट SGST भी कितना होगा, 180, है ना। अब टू श्याम, तो श्याम से खरीद रहा है ना, तो यहाँ पे देखो टू श्याम लिखा है, तो श्याम से खरीदा, तो कुल कितना होगा, इन सभी को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना होगा, 3360 रुपया होगा, ठीक। क्लियर हुआ ये भी। इसके बाद देखो 24 तारीख को क्या कर रहा है भाई, 24 तारीख को इन्होंने रिसीव किया, कह रहा है ना, कृष्णा से नगद प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये जो लिखा है ये अंग्रेजी में लिखा है, डायरेक्ट मैं हिंदी में बता रहा हूँ। कृष्णा से प्राप्त किया, है ना, तो कृष्णा से कैश प्राप्त किया समझो, तो कैश प्राप्त हुआ, तो इसलिए कैश अकाउंट, रोकड़ अकाउंट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये रोकड़ खाता है, तो रोकड़ खाता से कितना प्राप्त हुआ, 1680 रुपया, ठीक है। किससे प्राप्त हुआ, कृष्णा से, इसलिए कृष्णा से प्राप्त हुआ कह के यहाँ पे टू कृष्णा अकाउंट लिखा हुआ है, 1680, और क्रेडिट आपको लेना है इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे 25 तारीख पे आते हैं, तो 25 तारीख को क्या हो रहा है, रमेश को माल बेचा, आधी राशि चेक से प्राप्त हुई, ठीक है। माल बेच रहा है, आधी राशि जो है वो चेक से प्राप्त हुई, और यहाँ पे ये 2% क्या कर रहा है, डिस्काउंट दिया, छूट दे रहा है, ठीक है। तो चलो देखो, रमेश को माल बेच रहा है ना, रमेश को क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, तो रमेश को माल बेच रहा है, तो रमेश को माल बेचा है, तो रमेश अकाउंट, है ना, रमेश कितने में खरीदा, तो कुल जितना होगा उसको यहाँ पे पहले लिखना है, तो 5600 रुपया होगा, है ना। और उसके बाद बैंक कैश, मतलब बैंक खाता से या बैंक अकाउंट से इन्हें कितना प्राप्त हुआ, इन्हें 5488 रुपये प्राप्त हुआ, और इन्होंने डिस्काउंट दिया, उसको भी यहाँ पे बताया 2% डिस्काउंट, है ना, तो 2% डिस्काउंट कितना होगा, 112 रुपया होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 2% इन्होंने डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट खाता आप इसे हिंदी में कह सकते हो। अब सामान कितने का बेचा, उसमें डिस्काउंट दे रहा है ना, तो सामान जो है 10,000 का बेच रहा है, ठीक है, 10,000 का इन्होंने क्या किया, सामान बेचा। तो सामान बेचना, तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं ना, तो आउटपुट CGST 6% और यहाँ पे 6% SGST भी 600 ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये टॉपिक। इसके बाद देखो अगला टॉपिक, अगला 26 तारीख को श्याम को नगद भुगतान किया, श्याम को नगद भुगतान करने की बात कर रहे हैं ना, तो श्याम को नगद भुगतान कर रहा है कितना, तो कितना भुगतान कर रहा है भाई, देख सकते हो, ठीक है। श्याम को नगद भुगतान, तो श्याम लिखना है, ये भी क्या है, एक प्रकार का टोटल राशि को ही लिखना होता है ना, टोटल राशि, तो 3360 रुपया भुगतान कर रहा है। कैश में इन्होंने कितना दिया, कैश मतलब रोकड़ खाता से कह सकते हो, तो 3200 रुपया, और इसको डिस्काउंट जो मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 160 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्काउंट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो 27 तारीख पे आते हैं। 27 तारीख को देखो, 27 तारीख को नगद माल बेचा कह रहा है, और 6% बेचने पर GST लग रहा है ना, तो पहले क्या लिखना है, रोकड़ खाता से, है ना, रोकड़ खाता से आपको लिखना है, बेच रहे हो, तो बेच रहे हो तो कहाँ से बेच रहे हो, रोकड़ खाता, है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैश, नाम रहता तो मैं नाम लिखता, नाम किसी का नहीं, इसलिए कैश अकाउंट लिखेंगे, है ना। तो टोटल 8960 रुपये का रोकड़ खाता, ठीक है। रोकड़ खाता हो गया, सेल्स मतलब टू सेल्स अकाउंट, मतलब जो बेच रहे हैं वो सेल कर रहे हैं 8000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद ये बेचना का जिक्र हुआ है, तो 8000 का
6% अगर आप निकालते हो तो 480 रुपया निकलेगा। तो दोनों में आपको क्या करना है, 480 480 इस प्रकार से ले लेना है। इसके बाद देखो 28 तारीख को, है ना, 28 तारीख को 500 रुपये रेंट पटा रहा है। तो रेंट यहाँ पर डायरेक्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेंट, मुझे पता चल गया कि ये रेंट देने की बात कर रहा है, ठीक है। तो रेंट कितना दिया है, तो 500 रुपये रेंट दे रहा है। 500 रुपये रेंट में भी जीएसटी लगा हुआ है, 6% है ना, तो 30 रुपया होता है। अब इन सभी को जोड़ के कितना होगा, क्रेडिट अकाउंट 560 रुपये लिख देना है। क्लियर है। देखो इसके बाद सैलरीज अकाउंट, मतलब सैलरी अकाउंट से कह रहा है। तो सैलरी कितना मिल रहा है भाई, तो मतलब राम को वेतन चुकाया है ना, देखो यहाँ पे रहा है, तो राम को वेतन चुकाया आप लिख सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, सैलरी। तो सैलरी या वेतन खाता भी कह सकते, सैलरी खाता 3000 रुपया, और 3000 रुपया रोकड़ के रूप में इसे प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पे सैलरी 3000 और ये रहा रोकड़ खाता से, मतलब 3000 रोकड़ के रूप में था जो इसके खाता में। जब भी क्रेडिट रहेगा ना, क्रेडिट का मतलब ये है कि इनके खाता में या इनके पास जो पूंजी है उनके रूप में इनके पास पैसा चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो जितने भी ये जो डेबिट अकाउंट है इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर देखो राशि कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 2,10,400 रुपया आएगा। और उसके बाद अंत में हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे टोटल राशि को, है ना, जो क्रेडिट वाला है सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने पर 2,10,400, दोनों का अमाउंट जो है क्रेडिट और डेबिट दोनों का अमाउंट जो है वो सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों का अमाउंट सेम टू सेम आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पंजी प्रविष्टियाँ कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पंजी प्रविष्टियाँ बता दिया, ठीक है। एक आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल नंबर 6। हालांकि मैं इसमें 2 एग्जाम्पल को कंप्लीट करने वाला था, लेकिन 2 एग्जाम्पल के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा ना, इसलिए एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। और इसमें कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो इसके बाद इससे संबंधित जो टॉपिक है ना, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताऊँगा उसमें रहेगा। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, माल क्रय करने पर। आपको पता है कि माल क्रय करने पर इनपुट बनता है ना, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अलग है। जो अगला एग्जाम्पल रहेगा उसमें IGST भी लगेगा, IGST है ना, इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। तो IGST लगेगा यहाँ पे, जो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, ठीक है। तो माल खरीदने पर देखो, खरीदना मतलब परचेस करना, आपको इसी तरीके से लिखना है, परचेस अकाउंट या फिर माल खरीदना, माल खाता, ऐसे आप भी बता सकते हो, ठीक है। इनपुट, और जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नीचे में हर बार लिखा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है, देख सकते हो, है ना, परचेस ऑफ गुड, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, टू कैश बैंक क्रेडिटर। एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिया है, इन्होंने अलग ले लिया है। फिर भी आपको क्या लेना है, यही लेना है, ठीक है। आपको लेना क्या है, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, ये दोनों जो टॉपिक है, इसके बाद ये जो टॉपिक है आपको नीचे में लिखना है, माल क्रय करने पर या फिर फॉर परचेस ऑफ गुड, ये यहाँ पे नीचे में लिखना है, ठीक है। ये अलग हिस्सा है, ये लिख के नहीं बताया है, ठीक है। कहाँ से लिया है, लिख के नहीं बताया है, इसको आपको हर में लिखना है। जैसे हर में हम लिखते आ रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे नीचे में इन तीनों के बाद क्या करना है, लिखना है, ठीक है। यहाँ भी देखो, माल विक्रय करने पर, माल विक्रय करने पर दिया हुआ है, ये भी नहीं लिखा है, यहाँ पे नीचे में लिखना होता है, ठीक है। नहीं लिखा है, लिखना ही आपको। माल क्रय करने पर हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हैं तो फॉर सेल्स ऑफ गुड्स आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब विक्रय करने का मतलब क्या है, बेचने से संबंधित है ना, तो बेच रहा है, तो देखो कैश बैंक डेबिटर खाता, इस तरीके से आपको बताना है। सेल टू सेल मतलब बेच रहे हैं, तो टू सेल, इसके बाद IGST लगेगा, है ना, IGST। तो देखो ये पूरा का पूरा IGST से संबंधित है। IGST से संबंधित हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को देखने वाले हैं। इसके बाद संपत्ति का क्रय करना, फिर संपत्ति क्रय करें, क्रय मतलब यहाँ पे देख लो, इनपुट IGST लगा है ना। तो संपत्ति मतलब क्या होता है, एसेट, एसेट को हम संपत्ति कहते हैं, संपत्ति खाता आप कह सकते हो, या संपत्ति खाता, या फिर अंग्रेजी में एसेट अकाउंट कह सकते हो, है ना, जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो देखो इस प्रकार से बनेगा, कह रहा है इसका टॉपिक। फिर अन्य प्रांत या राज्य पर व्यय करने पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं ना, एक्सपेंसेस। तो ये यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस अकाउंट कहते हैं, ठीक है। व्यय खाता आप कह सकते हो, या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट कह सकते हो, ठीक है। ये भी क्या है, व्यय का जिक्र हुआ है। व्यय का मतलब होता है इनपुट करना, ठीक है। व्यय मतलब आप किसी चीज़ के लिए पैसा दे रहे हो, मतलब वो चीज़ खरीद रहे हो, ये कहलाता है व्यय, है ना। और आय क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को बेचते हो तो पैसा आता है, इसका मतलब क्या है, ये आय है, ठीक है। तो उस समय कौन से अकाउंट बनेगा, आउटपुट अकाउंट बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, व्यय कर रहा है इसलिए यहाँ पे इनपुट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आय कर रहा है, आय कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है,
आउटपुट बना है। क्लियर हो गया। फिर ये पांचवा टॉपिक छठवां टॉपिक देखो, ये आपका अंतिम है, ठीक है। IGST की समायोजित करने पर, इसे समायोजित करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आउटपुट IGST खाता बनेगा, ठीक है। उसके बाद टू इनपुट IGST खाता, ठीक है। समायोजित वाला टॉपिक जो है लेना ही लेना है हर में, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, तो नोट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे जब एग्जाम्पल रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो है इसी वीडियो में मैं बताने वाला था, लेकिन टॉपिक जो है यही पहले वाला जो एग्जाम्पल है बहुत लंबा चौड़ा बन गया, इसलिए 7वां को हम छोड़ रहे हैं, 7वां को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।